हेलो टू ऑल, वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। और काफ़ी देर से इंतजार था कि कब आएगा सेकंड पार्ट, तो आपका वेट होता है खत्म। बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर का ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जरूर देख लीजिएगा। और सब्जेक्ट का नाम है एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों की रूपरेखा। तो इसके कुछ चीज़ें मैं करा चुका हूँ पहले पार्ट 1 में, उसको जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं सीधा मुद्दे पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको चीज़ें मिलेंगी इसमें। पहले पार्ट में भी बाइलिंगुअल था, ये पार्ट भी बाइलिंगुअल है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु वह हर जगह अपने आप को जंजीर में जकड़ा हुआ पाता है। यह कथन किस पॉलिटिकल थिंकर का या किस फिलोसफर का है? तो क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया, मैन इज बॉर्न फ्री बट ही फाइंड्स हिमसेल्फ चेन्ड एवरीवेयर, हुज स्टेटमेंट इज दिस? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये कथन किसका है? रूसो का है। दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू रूसो। अब एक 4 नंबर का क्वेश्चन, अब केवल इतना तो लिख के आओगे नहीं कि कथन रूसो का है, कुछ और भी चीजें लिखोगे। तो चलो रूसो के बारे में और बहुत सारी आपको जानकारियां मैं दे देता हूं, ठीक है। उसकी जो मुख्य रचनाएं हैं रूसो की, वो को पता होनी चाहिए। उसकी जो मुख्य रचनाएं हैं, उसके जो मेन वर्क्स हैं, वो क्या क्या है? डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इन इक्वालिटी, ऑफ है ये, ऑफ नहीं है। इकोनॉमी पॉलिटिक्स, ये भी किसने लिखा है? रूसो ने लिखा है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा मजेदार बात बताऊं, ये जो बुक है ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अरे इसी बुक में लिखा है क्या? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह हर जगह अपने आप को जंजीर में जकड़ा पाता है। ये स्टेटमेंट, मैन इज बॉर्न फ्री बट ही फाइंड हिमसेल्फ चेन्ड एवरीवेयर, ये स्टेटमेंट इसी बुक में लिखी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही, ठीक है। इसके अलावा इनकी और रचनाएं हैं, इमली है, और इसके अलावा द स्पिरिट ऑफ द लॉज है। लेकिन 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 इतने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको रूसो के बारे में ना और बातें बताता हूं, क्योंकि जो आपकी यदि रूसो से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, वहां ये आपकी जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ साथ बता के चल रहा हूं। रूसो का पूरा नाम था जीन जैक रूसो। रूसो's फुल नेम वॉज जीन जैक रूसो। अच्छा, यदि फोन छोटे हो ना तो क्वालिटी को 720p कर लेना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्लाइड साथ साथ लगी हुई है, फोन थोड़े छोटे हैं। और ध्यान से समझना, सारी बातें समझ में आती जाएंगी आपको, ठीक है। किसी को ज़्यादा जल्दी है तो वो अपनी क्वालिटी को 1.25 या 1.5 कर ले, क्वालिटी नहीं, प्लेबैक स्पीड को 1.25 या 1.5 कर ले, जिससे कि वो जल्दी जल्दी वीडियो खत्म कर सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। देखिए, इनका जो जन्म था रूसो का, वो 28 जून 1712 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक एक सम्मानित परिवार में हुआ था, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन June 28, 1712 in a respected family in the town of Geneva, Switzerland. His father was a French watchmaker. उसके पिता एक फ्रांसीसी घड़ी साज थे। रूसो's mother died soon after birth. उनकी जो माता थी, जन्म के तुरंत बाद रूसो की माता का देहांत हो गया और उसकी देखभाल उसकी चाची ने की। He was looked after by his aunt. 12 वर्ष की अवस्था में रूसो घर से भागकर एक छोटी मोटी नौकरी करने लगे। जब वो 12 साल के थे, एट द एज ऑफ 12 रूसो रेन अवे फ्रॉम द होम एंड स्टार्टिंग डूइंग अ स्मॉल जॉब्स। बाद में थेरेस लेविसर नामक महिला से विवाह कर लिया और कहां पर आके बस गए? फ्रांस के पेरिस में आकर के बस गए। एंड ही लेटर सेटल्ड इन पेरिस आफ्टर मैरिंग अ वुमन नेम्ड थेरेस लेविसो, ठीक है। कहां के बस गए? फ्रांस में आके बस गए। अच्छा, हुआ क्या? रूसो को पता है फेम कब मिला, उनका नाम कब हुआ? रूसो को सबसे पहले प्रसिद्धि तब प्राप्त हुई जब उसने एक एकेडमी थी जिसका नाम था डिजान एकेडमी। उसने डिजान एकेडमी में एक निबंध प्रतियोगिता में एक एस्से की प्रतियोगिता थी। किसकी प्रतियोगिता थी? एस्से की, एस्से राइटिंग की, एक एस्से कंपटीशन था 1750 में, उसमें पार्ट लिया। अब इस नाम पे मत जाइएगा क्योंकि आप लोग इसको हो सकता है याद भी ना रख पाए। वैसे नाम था उस जब जिस टॉपिक पर वहां एस्से लिखा जाना था, हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्यूरिफाई मोरालिटी। क्या था? हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्यूरिफाई मोरालिटी। क्या विज्ञान और कला की प्रकृति का परिणाम, क्या विज्ञान और कला की प्रगति का परिणाम नैतिकता में गिरावट है या वृद्धि है? तो रूसो ने पता किस साइड के लिए निबंध लिखा था? रूसो का आंसर था विज्ञान और कला की प्रगति से, यानी साइंस और आर्ट्स के डेवलपमेंट से नैतिकता यानी मोरालिटी में गिरावट आई है। पता ही समझ। और इस निबंध के कारण कल तक का जो एक भटकता इंसान था, वो अचानक से क्या हो गया? फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। रूसो फर्स्ट गेन प्रोमिनेंस व्हेन ही रोट हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड to corrupt or purify morality. And in this essay competition of the Design Academy in 1750 में ये essay competition हुआ था। किसका academy में? Design Academy में। Rousseau replied that the progress of science and arts has led to the decline of morality, and due to this essay
द वंडरिंग पर्सन, वो घुमक्कड़ इंसान, टिल यस्टरडे सडनली बिकेम फेमस, जो कल तक घुमक्कड़ इंसान था वो क्या हो गया, फेमस हो गया। 3 वर्ष बाद फिर से इसी एकेडमी में एक और निबंध प्रतियोगिता हुई। इसमें नाम पे मत जाइएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं याद नहीं रख पाएंगे और आपको ये थोड़ा सा अजीब भी लगेगा कि ये क्या क्या बकवास है, ऐसा आपको लग सकता है। तो आपको बस केवल इतना याद रखना है कि एक बार 3 वर्ष बाद फिर से एक और निबंध प्रतियोगिता हुई और दूसरा निबंध संपूर्ण यूरोप में फेमस हो गया। और इस उपन्यास से या इस नॉवल से या इस एसे से वह एक महान प्रकृतिवादी दार्शनिक के रूप में स्थापित हो गया, जिसने तत्कालीन सामाजिक संस्थाओं का विरोध किया। तत्कालीन सामाजिक संस्थाएं मतलब उस समय की सामाजिक संस्थाएं क्या कर रही थी, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी, लोगों का शोषण कर रही थी। उन्होंने फिर उसका विरोध, क्योंकि अब बंदा फेमस हो गया तो अब बंदा जो भी कहेगा लोग उसकी बात सुनेंगे। जब तक बंदा फेमस नहीं फिर तब तक उसकी कौन सुन रहा है, बात ही समझ। 3 years later अगेन द सेम अकेडमी, द सेकंड essay ऑन द causes ऑफ inequality इन humans and whether it is accepted by natural law, इसके ऊपर इन्होंने क्या लिखा, एक और निबंध लिखा। एंड ही वॉज, जो मैं बोलूंगा वो याद रखना, थोड़ी सी यहां पर टाइपिंग में मिस्टेक है। एंड ही बिकेम फेमस इन ऑल यूरोप and this novel established him as a great naturalist philosopher who opposed the social institution of the day। उस समय के जो सोशल इंस्टीट्यूशंस थे उनका अपोज किया किसने, रूसो ने। रूसो वह विचारक था जिसने दुनिया को बताया कि गरीबी कर्मों का फल नहीं है। रूसो ने ही कहा था, याद रखना, रूसो वह विचारक था जिसने दुनिया को बताया कि गरीबी कर्मों का फल नहीं होता। लोग कहते हैं गरीबी कर्मों का फल है, नहीं। रूसो वाज थिंकर हु टोल्ड द वर्ल्ड दैट पॉवर्टी इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एक्शंस। ये किसने कहा था, रूसो ने कहा था। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो ये बातें रही रूसो के बारे में, ठीक। आगे बढ़ते हैं और आगे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है कि मिल बेंथम के उपयोगितावाद में 2 संशोधन बताइए। क्या पूछ रहा है, मिल बेंथम के उपयोगितावाद में 2 संशोधन बताइए। मिल्स 2 अमेंडमेंट्स टू बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म। आपको बताना है कि उपयोगितावाद में जॉन स्टुअर्ट मिल ने कौन कौन से संशोधन किए थे। इनका पूरा नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। 2 अमेंडमेंट्स मेड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल इन यूटिलिटेरियनिज्म। तो सबसे पहला था, देखिए, जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। पहले समझ लीजिए, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। पहले जो जेरेमी बेंथम है उनको उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म का प्रमुख प्रवर्तक Jeremy Bentham is considered to be the main originator of the utilitarianism, and he considered only the difference of क्वांटिटी बिटवीन हैप्पीनेस एंड सोरो। मैं पहले हिंदी में समझा दूं, ठीक है। पहले मैं हिंदी में समझा दे रहा हूं, फिर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। चलो समझ लो ध्यान से बात को। जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है, ये बात याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए, जेरेमी बेंथम का क्या कहना था। जेरेमी बेंथम ये कहता था कि सुख और दुख में केवल मात्रा यानी वो ये अक्षर वाली मात्रा नहीं, ठीक है, मात्रा क्वांटिटी, केवल क्वांटिटी का डिफरेंस है। सुखों में और दुखों में अंतर किसका है, क्वांटिटी का डिफरेंस है। परंतु मिल ने दुख और सुख में गुण व मात्रा दोनों का अंतर माना। भाई ये तो पूछ रहा है कि इसने मिल ने क्या संशोधन किए। देखिए, बेंथम ने उपयोगितावाद के कुछ नियम दे दिए थे, लेकिन बाद में मिल ने उसमें कुछ संशोधन किए। तो ये पूछ रहा है आपसे, वो संशोधन बताइए। तो बेंथम ने तो ये कहा था कि सुख और दुख में केवल मात्रा का अंतर है, क्वांटिटी का अंतर है, कि सुख और दुख जो है उसमें कभी कभी ऐसा होता है सुख ज्यादा होते हैं दुख कम होते हैं, कभी दुख ज्यादा होता है सुख कम होते हैं, बस केवल ये कहा था। लेकिन मिल ने क्या कहा, मिल ने कहा सुख और दुख में गुणों और मात्रा दोनों का डिफरेंस है। गुणों का भी डिफरेंस होता है सुख और दुख में, और मात्रा क्वांटिटी का भी, यानी क्वालिटी का भी और क्वांटिटी दोनों का डिफरेंस होता है। देखिए, बेंथम ने कहा था, बेंथम क्या कहता था, बेंथम ने कहा था कि यदि ताश के पत्ते खेलने और पूजा पाठ करने से समान मात्रा में सुख का अनुभव होता है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यही बात समझ। ये कहना था बेंथम का कि यदि कोई व्यक्ति ताश के पत्ते खेल रहा है और एक व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन दोनों को सेम अमाउंट में, समान अमाउंट में उनको क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मिल का कहना था ना, ऐसी बात नहीं है। मिल का मानना था एक संतुष्ट शुकर कहते हैं पिग को, समझ गए ना मेरी बात। शुकर किसको कहते हैं, पिग को कहते हैं, समझ गए। ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है। एक संतुष्ट शुकर से एक असंतुष्ट मानव होना अधिक अच्छा है। एक संतुष्ट जानवर से एक असंतुष्ट मानव होना अधिक अच्छा है। यानी कहने का मतलब यही तो बात आ गई कि सुख और दुख में गुणों का भी डिफरेंस होता है, केवल मात्रा का नहीं। मान लीजिए एक कोई शुकर है और वो अपनी ही दुनिया में खुश है, एक मानव है वो अपनी दुनिया में खुश है, क्या दोनों को बराबर कह दोगे, ना।
बिल्कुल भी बराबर नहीं है। मिल का मानना था कि संतुष्ट, एक सेटिस्फाइड पिग से एक अनसेटिस्फाइड इंसान होना ज्यादा बेटर है। एक संतुष्ट मूर्ख से, एक मूर्ख इंसान है जो संतुष्ट है, सब मजे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक संतुष्ट मूर्ख आदमी से असंतुष्ट विद्वान होना, एक असंतुष्ट सुकरात विद्वान थे ना, एक असंतुष्ट विद्वान होना ज्यादा अधिक अच्छा है। ये बातें किसने कही थी? मिल ने की थी। मिल ने ये संशोधन किया था। दूसरी बात, बेंथम सुखों की मात्रा को सुखवादी मापन प्रणाली द्वारा मापना चाहते थे, जबकि मिल का मानना था कि विद्वानों के प्रमाण ही सुखों के मापन और सुखों के निर्णय के उचित आधार। नहीं, यही बात समझो। देखिए, जो बेंथम थे वो कहते थे कि सुखों को मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। सुखों को, हैप्पीनेस को मापने की एक प्रणाली होती है, एक प्रोसेस होता है, एक मेजरमेंट का सिस्टम होता है। और मेजरमेंट सिस्टम इनका पता क्या था? इनका ये था कि आप किन्हीं भी व्यक्ति को देखिए, यदि दोनों व्यक्ति समान रूप से खुश हैं, ठीक है, तो दोनों में फिर कोई डिफरेंस नहीं है। जो ऊपर वाली बात है उसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। लेकिन मिल का यह मानना था कि देखिए, विद्वानों के प्रमाण ही सुखों के मापन और सुखों के निर्णय का उचित आधार है। देखिए, इस बात को कौन डिसाइड करेगा कि सुख कितना है, कितना नहीं है? विद्वानों ने इसके बारे में ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे आधार, बहुत सारे बेसिस दे दिए हैं, और उन बेसिस से तुलना करके आप बता सकते हो कि सुख क्या है और दुख क्या है। यह मानना था किसका? मिल का मानना था। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस हल्का से, इसमें लैंग्वेज जो होती है वो हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। 2 अमेंडमेंट्स मेड बाय द जॉन स्टुअर्ट मिल इन यूटिलिटेरियनिज्म। तो मैंने आपको ये चीज़ें सारी समझा दी हैं। इधर सारे वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर हिंदी में बताया, वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में है। जेरेमी बेंथम इज कंसिडर्ड टू बी द मेन ओरिजिनेटर ऑफ द यूटिलिटेरियनिज्म एंड ही इज कंसिडर्ड ओनली द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी बिटवीन हैप्पीनेस एंड सोरो। क्वांटिटी, माफ कीजिए, क्वांटिटी। उन्होंने हैप्पीनेस और सोरो के बीच में केवल क्या डिफरेंस बताया कि केवल क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। बट मिल कंसिडर द डिफरेंस ऑफ बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इन्होंने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का डिफरेंस बताया। किस किस के बीच में? हैप्पीनेस और सोरो के बीच में। Bentham said if playing cards and worshipping give the same amount of happiness, that there is no difference between two. लेकिन Mill believed that it is better to be dissatisfied human being than a satisfied pig. एक satisfied pig से ज्यादा बेटर कौन है? एक dissatisfied human, एक असंतुष्ट मानव ज्यादा बेटर है। एंड बेटर टू बी dissatisfied Socrates scholar, एक और ज्यादा बेटर है क्या होना? एक dissatisfied scholar होना ज्यादा बेटर है than a satisfied fool। एक satisfied fool से बेटर कौन है? एक dissatisfied scholar व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति। Bentham wanted to measure the quantity of pleasure by hedonistic मेजरमेंट सिस्टम, एक सुखवादी मापन प्रणाली के द्वारा ये मापना चाहता था। वेयरएज मिल बिलीव दैट द स्कॉलरली एविडेंस, जो एविडेंस है हमारे पास, विद्वानों के जो प्रमाण हैं, इज द प्रॉपर बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्लेजर्स एंड जजमेंट ऑफ प्लेजर्स। ठीक है, बात आ रही मेरी आपको समझ में? देखिए, बाइलिंगुअल है तो टाइम तो लग रहा है यार, थोड़ा सा हिंदी वाले परेशान हो जाते होंगे यार, ये इंग्लिश बीच में आ गई, लेकिन यार थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि इंग्लिश वालों को उनकी इंग्लिश में जरूरत है, आपको हिंदी में जरूरत है, तो मैंने दोनों ही चीजों को साथ में मिक्स कर दिया। चलिए आगे बढ़ जाएं। राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं, इच्छा है, यह कथन किस विचारक का है? तो चले फिर आगे बढ़ जाते हैं और आगे चीजों को समझने की कोशिश करें। देखिए, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं, इच्छा है, यह कथन किस विचारक का है? विच थिंकर हैज द स्टेटमेंट द रियल बेसिस ऑफ द स्टेट इज नॉट द फोर्स, इट इज द विल यानी इच्छा। ये किसका कथन है? ये कथन है थॉमस हिल ग्रीन का। अरे किसका कथन है? ये कथन है, ये स्टेटमेंट है थॉमस हिल ग्रीन की। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ थॉमस हिल ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन कौन थे? थॉमस हिल ग्रीन इंग्लैंड के दार्शनिक थे तथा ब्रिटिश प्रत्यावादी आंदोलन के सदस्य थे। ये ब्रिटिश काउंटर इंटेलिजेंस मूवमेंट के मेंबर थे। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ थॉमस हिल ग्रीन एंड थॉमस हिल ग्रीन वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर एंड अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश काउंटर इंटेलिजेंस मूवमेंट। बात आ रही सबको समझ में? अगले प्रश्न पे चल जाएं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो चलें फिर आगे आ जाइए। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। नेम द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। देखिए, बात को समझने की कोशिश करना ना। आंसर तो सीधा हो गया, कार्ल मार्क्स कह सकते हो, लेकिन समझो बात को ध्यान से। देखिए, फ्रेडरिक एंगल्स ने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत को
वैज्ञानिक समाजवाद यानी साइंटिफिक सोशलिज्म का नाम दिया? किस व्यक्ति ने दिया? फ्रेडरिक एंगेल्स ने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित, जो कार्ल मार्क्स ने प्रोपाउंड किया था, क्या? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सिद्धांत। क्या? सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल थ्योरी, उसी को वैज्ञानिक समाजवाद नाम दिया। मार्क्स ने यद्यपि कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये जो वैज्ञानिक समाजवाद है, ये साइंटिफिक सोशलिज्म है, इस वर्ड का यूज कभी कार्ल मार्क्स ने यूज नहीं किया। लेकिन कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। मार्क्स कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी देश के एक राज्य के ये रहने वाले थे। फ्रेडरिक एंगल्स नेम द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल theory propounded by Karl Marx as scientific socialism. Although Marx never used the word scientific socialism, Marx is considered to be the father of scientific socialism. आंसर तो कार्ल मार्क्स होगा। मार्क्स was a resident of a state in Germany. जर्मनी के रहने वाले थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, बात आ गई समझ? तो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी विचारक के रूप में किसे जाना जाता है? पहले पेपर में लेके चला जाऊँ एक बार। देखो, ये पूछा गया कि बहुलवादी विचारक के रूप में किसे जाना जाता है। चलो फिर आ जाओ यहाँ पे। अब Who is known as a pluralist thinker? देखिए, यदि क्वालिटी फिर मैं बता रहा हूँ 720p कर लो, या छोटे फॉन्ट्स है ना, तो थोड़ा देखने में दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों स्लाइड एक साथ लगा रखी हैं। बहुलवादी सिद्धांत के लिए अनेक विचारक हुए हैं। देखिए यहां पर क्या पूछा है, बहुलवादी विचारक के रूप में किसे जाना जाता है। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शन तो है नहीं। अब बहुलवादी विचारक के रूप में तो बहुत सारे लोग हैं। जैसे बहुलवादी सिद्धांत के लिए लास्की को भी जाना जाता है, ब्लंट-शॉली को भी जाना जाता है, क्रेब को भी, लिंडसे को भी, बार्कर को भी। ठीक है, हो सकता है मॉडल में आपको कोई एक ही आंसर मिल जाए, केवल लास्की मिल जाए या ब्लंट-शॉली मिल जाए, लेकिन ये तो सारे लोग हैं। जरूरी थोड़ा है आपको लास्की लिखना है भाई, ये सारे के सारे लोग बहुलवादी सिद्धांत के विचारक हैं, थिंकर हैं। लास्की है, ब्लंट-शॉली है, क्रेब है, लिंडसे है, बार्कर है, आदि को मुख्य रूप से इसका समर्थक माना जाता है। लास्की ने कहा, चलो लास्की को ले लेते हैं। लास्की ने क्या कहा है? बहुलवादी विचार क्या विचार दिए अपने? समाज की संरचना को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। सोसाइटी मस्ट बी फेडरल इन ऑर्डर टू कंप्लीट, एक संघ होना चाहिए। मैनी थिंकर्स सच एज लास्की, ब्लंट-शॉली, क्रेब, लिंडसे, बार्कर एटसेट्रा आर मेनली कंसीडर्ड टू बी इट्स सपोर्टर फॉर द प्लूरलिस्ट थ्योरी। प्लूरलिस्ट थ्योरी के सपोर्टर हैं सारे के सारे ये लोग। अकॉर्डिंग टू लास्की, सोसाइटी मस्ट बी फेडरल इन ऑर्डर टू कंप्लीट। समाज की संरचना को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना जरूरी है। ठीक है, बात आ रही सबको समझ? बहुलवाद वह सिद्धांत है, यानी जो प्लूरलिस्ट है, ये वो प्लूरलिज्म है, ये वो सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं होती। बहुलवाद वो सिद्धांत है जिसके अनुसार जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें यदि अपनी आज्ञा का पालन कराना है तो उसको आज्ञा का पालन कराने की शक्ति किसी एक ही जगह सेंटर में केंद्रित नहीं होती, किसी एक ही जगह केंद्रित नहीं होती, एक ही जगह सेंट्रलाइज नहीं होती, बल्कि वो अनेक समूहों में, बहुत सारे ग्रुप्स में बिखर जाती है। और ये समूह मानव की अलग अलग आवश्यकताएं, भिन्न भिन्न आवश्यकताएं पूरी करने का दावा करते हैं। बहुलवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है, अभी यदि हम बात करें आधुनिक राजनीतिक बहुलवाद की, यदि बात करें तो बहुलवाद को विचारधारा के रूप में, कहने का मतलब एक आइडियोलॉजी के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जर्मनी के समाजशास्त्री गिरियक और ब्रिटिश विद्वान मेटलैंड को, जिन्हें आधुनिक राजनीतिक बहुलवाद का जनक कहा जाता है। आपसे यदि पूछा जाए कि बताइए हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, आधुनिक राजनीतिक बहुलवाद का जनक किसको कहा जाता है, तो वो हैं गिरियक और मेटलैंड। ठीक है, मेरी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ये सारी की सारी चीजें, मैनी थिंकर्स सच एज लास्की, ब्लंट-शॉली, क्रेब, लिंडसे, बार्कर एटसेट्रा आर मेनली कंसीडर्ड टू बी इट्स supporter for the pluralist theory. According to Lasky, society must be federal in order to complete pluralism is the principle according to which the power of obedience in society is not concentrated in one place but it is scattered among many groups. ये फैली हुई होती है अलग अलग ग्रुप्स में, and these groups claim to fulfill different human needs. ये सारी बातें वही हैं, ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं बस आपको एक बार, मैं सारी बातें एक्सप्लेन कर चुका हूं। The credit for establishing pluralism as an ideology goes to the German sociologist Gierke and British scholar Maitland, who are called the father of modern political pluralism. बात आ गई समझ में? चलो जी, अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, जिसका सबसे ज्यादा वेट है लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है प्लेटो से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है ये? प्लेटो से रिलेटेड है। देखिए,
प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं और उसके न्याय सिद्धांत की आलोचना करवा रहा है। आपसे विशेषताएं पूछ रहा है और उसकी आलोचना भी करवा रहा है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड क्रिटिसाइज दिस थ्योरी ऑफ जस्टिस, और फिर इसको क्रिटिसाइज भी आपको करना है। ठीक है, मैं आपको बहुत आसान से समझा के चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ एक कार्ल मार्क्स पर कराने वाला हूँ, एक रूसो के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता भी दिया, लेकिन रूसो पे भी क्वेश्चन कर लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, एंड आई थिंक मैकियावेली। ये 4 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा, रूसो से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा एंड मैकियावेली। ठीक है, आपको इनमें से शायद 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं, अपने यहाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों को पहले समझ लीजिए। देखो, प्लेटो ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द रिपब्लिक। प्लेटो रोट अ बुक कॉल्ड द रिपब्लिक। इन्होंने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक नाम से। अब हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ गणराज्य भी होता है। रिपब्लिक का मतलब हिंदी में गणराज्य भी होता है। ठीक है, परंतु प्लेटो की इस सर्वोत्कृष्ट रचना को इस अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह गणराज्य से नहीं है। इन हिंदी इट लिटरली मीन्स रिपब्लिक, बट दिस मास्टरपीस, सर्वोत्कृष्ट का मतलब है मास्टरपीस, बट दिस मास्टरपीस ऑफ प्लेटो शुड नॉट बी टेकन इन द सेंस दैट दिस वर्क प्लेटो ओनली एक्सप्लेन थिंग्स रिलेटेड टू द स्टेट और रिपब्लिक। प्लेटो की इस रचना को इस अर्थ में मत लेना, गणराज्य के अर्थ में मत लेना कि इस रचना में प्लेटो केवल राज्य या गणराज्य से संबंधित बातों की व्याख्या करते हैं। ना 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 ना, इसका मतलब गणराज्य से नहीं है इस रिपब्लिक का मतलब। ध्यान से समझ लेना, इसका जो शीर्षक है ना, जो मेन टाइटल है, बल्कि इस ग्रंथ का, इस पुस्तक का जो शीर्षक है, जो मेन टाइटल है, वो जानते हैं वो क्या है? इसका मेन टाइटल है न्याय का विषय, जिसको कहा गया है कंसर्निंग जस्टिस। इसका मेन टाइटल क्या है? कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है। इस ग्रंथ का शीर्षक न्याय का विषय रखा गया है। और इस पुस्तक का संवाद, यानी इस पुस्तक की जब स्टार्टिंग होती है, इसका जो डायलॉग है, ओपनिंग डायलॉग जो है, संवाद, न्याय शब्द के विवेचन से प्रारंभ होता है। यानी इसके ओपनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही न्याय शब्द आ जाता है, जस्टिस वर्ड। ठीक है, इसका जो मेन डायलॉग है इस पूरी बुक का, वो है न्याय। क्या है? जस्टिस। बात आ रही समझ में? और इस संवाद के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, वो है सोक्रेटिस, सुकरात, थ्रेसिमेक्स, सिफालस, ग्लूकोन और पोलीमार्कस एटसेट्रा। ठीक है, बात आ रही सबको समझ में? रादर द टाइटल ऑफ दिस बुक हैज बीन कैप्ट कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है, इस ग्रंथ का शीर्षक क्या है? न्याय का विषय, कंसर्निंग जस्टिस। एंड द डायलॉग ऑफ दिस बुक बिगिंस विद द डिस्कशन ऑफ द वर्ड जस्टिस। इस पुस्तक का संवाद न्याय शब्द के विवेचन से प्रारंभ होता है। एंड द कैरेक्टर्स ऑफ दिस डायलॉग और इस संवाद के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन हैं? सोक्रेटिस है, थर्मिक्स हैं, सिफोलस हैं, ग्लूकन हैं और पोलीमार्कस हैं। बात आई समझ? ये तो रहा उसके न्याय संबंधी विचार। बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि कितने पेज का होना चाहिए। देखिए, नॉर्मली जो मैं भी देख रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं वो 3 पेज का नॉर्मली लिख रहे हैं, यानी नॉर्मली 3 पेज का लॉन्ग लिख करके आ रहे हैं। लेकिन यदि किसी के पास टाइम हो जा रहा है तो वो 4 पेज लिख पा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं लिख पा रहा है। अब कोई बिरला हो, कोई ज़्यादा ही एडवांस स्टूडेंट हो तो वो शायद इससे ज़्यादा लिख पाता होगा। अदरवाइज 3 पेज लोग लिख करके आ रहे हैं और टाइम बच जाता है तो वो 4 पेज भी लिख देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। आपको मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अभी बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। देख लीजिएगा अच्छे से, मैं समझा रहा हूँ सारी बातें आपको। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि इस कहानी के पात्र कौन कौन है, इसकी जो कहानी यानी जिनकी बुक है, इसमें पात्र कौन कौन है, कैरेक्टर किन किन का जिक्र किया है। मैंने कहा थ्रेसिमेक्स, सिफालस, ग्लूकोन और पोलीमार्कस। देखिए, सुकरात को साइड कर दीजिए, सोक्रेटिस के तो शिष्य थे। अरे जो ये द रिपब्लिक इन्होंने लिखी है, द रिपब्लिक में सुकरात द्वारा कही हुई बातें ही तो लिखी हैं। मैंने क्या बताया था कल वाली पहली वीडियो में कि जो द रिपब्लिक बुक है, जो सोक्रेटिस तो निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो जो बोलते थे प्लेटो उनको लिख लिया करता था। ठीक है, तो सोक्रेटिस का तो वो शिष्य था। लेकिन अब ये वाले व्यक्ति देखिए कौन कौन, थ्रेसिमेक्स, सिफालस, ग्लूकोन और पोलीमार्कस। ये न्याय से संबंधित इन्होंने 3 दृष्टिकोण, इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं, इन्होंने 3 रूल दिए थे, 3 रूलों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और इनके तीनों ही रूल में सभी में एक समान विशेषता है। वो क्या है? वो ये है कि जस्टिस को, न्याय को एक बाह्य वस्तु मानते हैं। ये कहते हैं न्याय एक बाहर की चीज है। बाहर के लोग इनको इंटरनल न्याय नहीं, इनके न्याय को इंटरनल नहीं मानते, ये मानते हैं न्याय एक बाहर की चीज है। ठीक है, न्याय का व्यक्ति के आंतरिक मन से कोई लेना देना नहीं है। न्याय तो एक बाहर की चीज है, वो इंसान बाहर के फैक्ट्स देखता है और तब न्याय करता है। लेकिन इसके विपरीत, ठीक इसका अपोजिट, प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानता है। प्लेटो ने क्या माना है कि न्याय बाहर की कोई चीज नहीं है,
कि केवल बाहर बाहर से देखा, अंदर से कोई फीलिंग्स नहीं जागृत की। न्याय तो आत्मा के अंदर की वस्तु है, ऐसा किसका कहना था? प्लेटो का कहना था। और इस आधार पर उन तीनों सिद्धांतों को ये अस्वीकार कर देता है। किस किस के तीनों सिद्धांत? अभी तो बताया, इन तीनों ने 3 सिद्धांत दिए थे। इन्होंने कहा था कि बाह्य वस्तु है न्याय, नहीं, प्लेटो ने कहा बाह्य नहीं, आंतरिक वस्तु है, ठीक है, आत्मा के अंदर की वस्तु है। और इन तीनों दृष्टिकोण को, इन तीनों दृष्टिकोणों को अस्वीकार कर दिया। किसने? प्लेटो ने। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। न्याय तो मानव की एक उचित अवस्था है, एक प्रॉपर कंडीशन है, और मानवीय स्वभाव और मानव का स्वभाव के अकॉर्डिंग एक प्राकृतिक मांग है और नेचुरल डिमांड है। ह्यूमन नेचर की एक नेचुरल डिमांड है कि ह्यूमन का नेचर ऐसा है कि उसको न्याय चाहिए, एक प्राकृतिक मांग है। ठीक है, बात आई समझ? तो इसी बात के ऊपर E.M. फोस्टर जो कि एक इंग्लिश फिक्शन राइटर हैं, एक अंग्रेजी के कहानी लेखक हैं और एक निबंधकार हैं, उन्होंने प्लेटो की इस बात को अपने शब्दों में क्या बताया है? उन्होंने कहा है कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए क्या है? न्याय है। भाई देखो, ये प्लेटो की जो बातें हैं कि आत्मा के अंदर की वस्तु है न्याय, ये सब क्या है? नैतिकता है, एक मोरल है, मोरालिटी है। तो E.M. फोस्टर ने क्या कहा कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं ना, प्लेटो के लिए वही क्या है? वो न्याय है। बात आई समझ में? तो यही बातें मैंने आपको बताई। द 3 व्यूज ऑफ जस्टिस प्रोपाउंडेड बाय थ्रेसिमैक्स, सेफालस, ग्लूकोन एंड पॉलीमार्कस ऑल हैव अ कॉमन फीचर। इनमें सभी कॉमन फीचर है that they regard justice as an external object। ये समझते हैं कि जस्टिस जो है वो एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। But in contrast, Plato consider justice to be a thing within the soul, कि नहीं, जस्टिस तो आत्मा के अंदर की वस्तु है। And on this basis he rejects the 3 principles given by Thrasymachus, Cephalus, Glucon and Polemarchus। And Plato says, प्लेटो क्या कहते हैं? Justice is the proper condition। जस्टिस क्या है? एक उचित अवस्था है, एंड ऑफ मैन, मानव की उचित अवस्था है, एंड द नेचुरल डिमांड ऑफ ह्यूमन नेचर। और ह्यूमन का नेचर ऐसा क्या है कि नेचुरल डिमांड है कि इसको तो न्याय चाहिए, ठीक है। एंड इन द वर्ड्स ऑफ E.M. फोस्टर के वर्ड्स में हम बात करें, व्हाट वी कॉल मोरालिटी, जिसे हम मोरालिटी कहते हैं, इज जस्टिस टू प्लेटो के लिए वही जस्टिस है जिसको हम अभी क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं, मोरालिटी कहते हैं। आगे बढ़ जाएं, चलो। अब देखो, प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 रूप हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक। अच्छा, मैं थोड़ी देर के रुकना चाहता हूं। यदि आपको ये प्रॉब्लम होती है ना कि हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, हिंदी वालों को यदि प्रॉब्लम हो रही है कि इंग्लिश बीच में आ जा रही है, तो यार आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आगे देख लूंगा। फिर ऐसे कर लेंगे कि हिंदी में ही खाली केवल लॉन्ग क्वेश्चन मैं बुक करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो रहा है ना, तो बस क्या ही बताऊं। खैर, आप लोग समझ सकते हैं वो चीज़ें कि कितना और भी चीज़ें होती हैं करने के लिए। क्या, चलो वो बात साइड करते हैं, यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं। यदि प्रॉब्लम हो रही है आपको, ये बीच बीच में इंग्लिश आ रही है, तो मुझे बता दीजिएगा, इसका कुछ समाधान कर लेंगे। देखिए, प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 रूप हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत और सामाजिक। अकॉर्डिंग टू प्लेटो देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस। कौन कौन से? पर्सनल एंड सोशल। प्लेटो मानवीय आत्मा में 3 तत्व या नैसर्गिक प्रवृत्तियां मानता है। देखिए, सुनो मेरी बात। प्लेटो मानव की आत्मा में 3 तत्वों को मानता है कि मानव की आत्मा में 3 तत्व होते हैं। प्लेटो का क्या कहना है कि मानव की आत्मा में 3 तत्व, यानी 3 एलिमेंट्स, या अब इनको नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल, प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? नेचुरल, प्राकृतिक प्रवृत्तियां होती हैं जो प्रकृति से मिली हुई है इंसान को, ठीक है, या आप ऐसे कहते हैं जो भगवान से मिली हुई है। प्लेटो मानवीय आत्मा में 3 तत्व मानता है कि मानव की आत्मा है उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं मेन। कौन कौन से? इंद्रिय तृष्णा, या उसको आप कह सकते हैं वासना, इंग्लिश में आप कह सकते हैं एपेटाइट। दूसरी शौर्य या साहस, यानी स्पिरिट, यानी ब्रेवरी और कॉरेज। और तीसरी जो प्रवृत्ति है या तीसरा जो गुण है मानव की आत्मा के अंदर, वो है बुद्धि या ज्ञान, यानी विजडम। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, when these 3 qualities are present in the mind in proper proportion, ये तीनों के तीनों गुण एक उचित अनुपात में, कोई भी ऐसा नहीं कम ज्यादा नहीं, ठीक है, तीनों एक उचित अनुपात में जितने जरूरी हैं उतने विद्यमान रहते हैं, हमारे माइंड में रहते हैं, मस्तिष्क में रहते हैं, तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। जब ये संतुलन बिगड़ जाता है, किस किस का संतुलन? इंद्रिय वासना, शौर्य या साहस या बुद्धि या ज्ञान, इनका माइंड में संतुलन बिगड़ जाता है। मान लीजिए किसी में एपिटाइट, कोई इंद्रिय वासनाओं में ही खोया हुआ है, या कोई किसी के अंदर बुद्धि ज्ञान तो है नहीं, बस केवल और केवल साहस है, ठीक है, केवल शौर्य है और बुद्धि है नहीं, तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। ये तीनों की तीनों चीजें ही एक सही अनुपात में, एक सही प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। बात ही समझ। लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति में धर्मांधता आ जाती है, ठीक है, और कामांधता का विकास होता है। When these 3 qualities are present in the mind in proper proportion,
तो सब कुछ ठीक है, देन ओनली वन कैन प्रैक्टिस जस्टिस, तो वो न्याय कर सकता है। व्हेन दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड, फेनेटिसिज्म, धर्मांधता एंड सेक्सिज्म यानी कामांधता डेवलप इन द पर्सन, उस व्यक्ति के अंदर धर्मांधता और कामांधता का विकास हो जाता है। और ये तीनों तत्व कौन कौन से हैं? तृष्णा, साहस और बुद्धि प्लेटो के दर्शन के मुख्य आधार है। जो प्लेटो की फिलोसफी है ना, प्लेटो की फिलोसफी का जो मेन बेस है वो क्या क्या है? वो ये तीनों है, एपेटाइट, स्पिरिट और विजडम। बात आ रही समझ में? चलें आगे, आगे बढ़ जाएं। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद है न्याय क्या। ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, समझ में आ रही मेरी बात? न्याय क्या है और इसका निवास स्थान क्या कहां है? तो इस बात का उत्तर देते प्लेटो ने कहा है कि न्याय अपने निश्चित स्थान में कर्तव्यों का पालन करना है। न्याय कुछ भी नहीं है, प्लेटो ने कहा न्याय कुछ नहीं है, न्याय है अपने एक निश्चित स्थान में रहते हुए कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप ना करना। रेस्पॉन्डिंग टू व्हाट इज जस्टिस, वेयर इज एंड वेयर इट्स रेजिडेंस एंड वेयर इज इट्स रेजिडेंस, प्लेटो सेड जस्टिस इज टू परफॉर्म ड्यूटीज। न्याय अपने निश्चित स्थान में कर्तव्यों का पालन करना है, इन इट्स फिक्स्ड प्लेस, एंड नॉट इंटरफियर इन द ड्यूटीज ऑफ अदर्स, और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना क्या है? न्याय। और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। और इसका निवास स्थान क्या है? और न्याय का निवास स्थान है वो व्यक्ति जो अपने निश्चित कर्तव्य को पूरा कर रहा है, उस हर एक नागरिक के मन में क्या है? न्याय का निवास स्थान है। ऐसा किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य उपलब्ध हो। प्लेटो के अनुसार हर एक व्यक्ति को उसका प्राप्य, यानी जिस योग्य वो है, जिस चीज को प्राप्त करने योग्य है, वो उसको उपलब्ध होना चाहिए। और व्यक्ति के लिए प्राप्य क्या है, प्राप्त करने योग्य क्या है? तो इस बात का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के साथ उसकी योग्यता और शिक्षा के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा ना, देखिए व्यक्ति को क्या प्राप्त करने योग्य है? तो व्यक्ति अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता के अनुसार उस व्यवहार को पाने योग्य है। ठीक है, तो इसीलिए इसका अभिप्राय यहां से, इसका मतलब यह निकलता है कि व्यक्ति के साथ उसकी योग्यता और उसकी शिक्षा के अनुसार क्या होना चाहिए? व्यवहार होना चाहिए। और व्यक्ति से प्राप्य क्या? और व्यक्ति से प्राप्त क्या करना है? और उस व्यक्ति से प्राप्त यह करना है, इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको जो काम सौंपे जाए वह उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ करे। मैंने आसान लैंग्वेज में बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन किया जाए। ये आसान है लैंग्वेज, वरना आप मॉडल पेपर में लैंग्वेज उठाएगा आपको समझ नहीं आएगी बहुत सारी चीज़ें। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, बात आ रही सबको समझ में? तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें बताई हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो एवरी पर्सन शुड हैव हिज रिसीवेबल्स, सभी के पास उसके प्राप्य उपलब्ध होने चाहिए। एंड व्हाट इज रिसीवेबल कह लो या अटेनेबल कह लो। एंड व्हाट इज अटेनेबल टू अ पर्सन? इट मीन्स दैट अ पर्सन शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी और एजुकेशन। को किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए? जो उसकी एबिलिटी और उसकी एजुकेशन है। एंड व्हाट इज अटेनेबल फ्रॉम अ पर्सन? और उस पर्सन से क्या अटेन करना है और उस पर्सन से क्या प्राप्त करना है? इट मीन्स that according to ability of person he should do the work assigned to him with complete honesty। बात आई समझ? उस व्यक्ति को तो उसकी योग्यता और शिक्षा के अनुसार व्यवहार करो उसके साथ, और उस व्यक्ति से प्राप्त क्या करो? उस व्यक्ति से जो काम उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति से प्राप्त वो करो जो उसे काम सौंपा जाए कि वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ करे। बात आ रही समझ में? चले आगे बढ़ जाएं। अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारा मैंने इसमें आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें। अब यहाँ से आती हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ प्लेटोस जस्टिस थ्योरी। अब यहां से हम उसके फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, चलो। नंबर 1, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। सबसे पहली ये विशेषता है, देखिए प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की आत्मा के प्रत्येक तत्व का विशिष्ट कार्य होता है। अभी मैंने बताया ना, आत्मा के 3 तत्व माने हैं कि आत्मा के मुख्य रूप से 3 तत्व हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया, यहाँ पर देखो समझो बात को ध्यान से, कि इंद्रिय, एपेटाइट, स्पिरिट, विजडम, इंद्रिय तृष्णा, वासना, शौर्य या साहस, बुद्धि या ज्ञान, ये 3 तत्व माने हैं। तो अभी प्लेटो का क्या कहना है कि प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है, देखो क्या क्या, जैसे विवेक है, यदि विवेक की बात करें, विवेक यानी बुद्धि, दिमाग। ठीक है, विवेक का कार्य होता है नेतृत्व करना। साहस का कार्य होता है रक्षा करना, जिसमें साहस है वो रक्षा कर सकता है। शुदा यानी भूख का कार्य होता है उत्पादन करना। समझो मेरी बात को। प्लेटो बिलीव्स दैट द ईच एलिमेंट ऑफ अ ह्यूमन सोल हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन। टू लीड, ये लीड यानी नेतृत्व करना, इज द एक्ट ऑफ, बार 2 बार दाग है, इज द एक्ट ऑफ कंसाइंस या विजडम, ये किसका कार्य है? विवेक या बुद्धि का काम है। टू सेव यानी रक्षा करना किसका काम है? इज द एक्ट ऑफ कॉरेज यानी साहस का काम है। एंड टू प्रोड्यूस इज द एक्ट ऑफ हंगर, ये किसका काम है? एप्स यानी हंगर का काम है। ठीक है, शुदा यानी भूख को कहते हैं शुदा। विवेक, साहस और शुदा तत्व दार्शनिक वर्ग, देखिए जो जिसमें विवेक होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जिसमें विवेक होता है वो तो दार्शनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
जिसमें साहस होता है वो सैनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकता है, और जिसमें क्षुधा होती है वो उत्पादक वर्ग यानी प्रोडक्शन करने वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। विवेक, साहस और क्षुधा तत्व दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात समाज का वह वर्ग जिसमें विवेक तत्व की प्रधानता होती है, जिनमें विवेक ज्यादा होता है, बुद्धि ज्यादा होती है। वे क्या करने योग्य हैं? वो शासन करने योग्य हैं। जिनमें बुद्धि ज्यादा होगी वो शासन करने योग्य हैं। जिनमें साहस ज्यादा होगा, साहस प्रधान हो, जिनमें कौरेज ज्यादा होगा वो वर्ग युद्ध करने में ज्यादा निपुण होगा, और इसमें क्षुधा यानी भूख ज्यादा होगी, चीजों की इच्छा ज्यादा होगी, वो वर्ग, क्षुधा यानी इच्छा से भी मतलब है यहाँ, है ना, याद रखना, विश यानी इच्छा से भी मतलब है क्षुधा का, और इसमें क्षुधा ज्यादा होगी, वो वर्ग उत्पादन यानी प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करने के योग्य है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का अपना अपना विशिष्ट कार्य होता है, इसलिए अपनी अपनी प्राकृतिक योग्यता के अनुसार ही अपनी अपनी प्राकृतिक योग्यता के अनुसार ही कार्य करना न्याय है। ये कहना है किसका? प्लेटो का। तो प्लेटो ने मैं आसान भाषा में समझो तो प्लेटो का ये कहना है जिसमें दिमाग है वो नेतृत्व करेगा नहीं राजा बनेगा, जिसमें साहस है वो सैनिक बनेगा, जिसमें हिम्मत है, और जिसमें इच्छाएं हैं, क्षुधा है, वो प्रोडक्शन का काम करेगा। कहने का मतलब उत्पादन का कार्य करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। द प्रिंसिपल ऑफ विजडम, कोरेज एंड एपेटाइट रिप्रेजेंट द फिलोसफिकल क्लास। देखिए, जिसमें विजडम है वो तो फिलोसफिकल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें कोरेज है वो मिलिट्री क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसमें क्या है? क्षुधा है, विश है, इच्छा है, वो किसको करेगा? एपेटाइट छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर विश लिखना, ठीक है, वो या हंगर लिखना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो प्रोडक्टिव क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखिए, अगला है पॉइंट अहस्तक्षेप का सिद्धांत। मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैं बता रहा हूं न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। तो अगली जो विशेषता है न्याय सिद्धांत की वो क्या है? अहस्तक्षेप का सिद्धांत। देखिए, प्लेटो का यह मानना है जो तीनों वर्गों का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। प्लेटो बिलीव्स दैट द थ्री क्लासेस हैव देयर ओन स्फीयर ऑफ एक्शन। तीन क्लास कौन कौन सी? अरे ये वाली तीन क्लास देखो, कौन कौन सी तीन क्लास? नहीं बात समझ? दार्शनिक वर्ग यानी फिलोसफिकल क्लास, सैनिक वर्ग यानी मिलिट्री क्लास या सोल्जर क्लास, और तीसरा वर्ग उत्पादक वर्ग। ये इन तीन वर्ग की बात कर रहा हूं, ये हैं तीन वर्ग। ठीक है, बात ही समझ? तो ये कहना है प्लेटो का कि तीनों वर्गों का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, इनका अपना अपना प्लेटो बिलीव्स दैट द थ्री क्लासेस हैव देयर ओन स्फीयर ऑफ एक्शन। उनके लिए यह उचित है कि वे एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, टांग ना अड़ाएं। It is too appropriate for them not to interfere in each other's sphere of work. उनके लिए क्या उचित है? एक दूसरे कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। दार्शनिक शासक जो है, जो दार्शनिक है, जो फिलोसफर हैं या जो ज्ञानी हैं, जो बुद्धिमानी जिनमें विवेक है, उनको सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार उत्पादक वर्ग को सैनिक और दार्शनिक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और सैनिक वर्ग को दार्शनिक और उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, द फिलोसफिकल रूलर शुड नॉट इंटरफियर अननेसेसरली इन द वर्क ऑफ द मिलिट्री क्लास एंड द प्रोडक्टिव क्लास। सिमिलरली इसी तरह the productive class should not interfere in the work of the military and philosophical class, and the military class should not interfere in the work of the philosophical and productive class। समझ बात आ रही है ना समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरी विशेषता है सामंजस्य तथा एकता का सिद्धांत। प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत द्वारा राज्य के तीन वर्गों एवं आत्मा के तीनों तत्वों में सामंजस्य और एकता बनाए रखना चाहता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे तीन वर्ग तो यही है जो अभी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, एक तो दार्शनिक वर्ग, एक सैनिक वर्ग और एक उत्पादक, और आत्मा के तीन सिद्धांत मैं पीछे बता चुका हूं, वो आत्मा के तीन है। तो ये कहना है प्लेटो का कि प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत द्वारा राज्य के तीनों वर्गों और आत्मा के तीनों गुणों को, इनमें कहते हैं कि सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं वो। ठीक है, और ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति में धर्मांता और कामांता का विकास होता है। अभी पीछे ये बात बताई थी, तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, सामंजस्य तथा एकता का सिद्धांत, ये वही बात है जो मैंने आपको अभी अभी पीछे बताई थी, पीछे एक्सप्लेन की थी। बात आई समझ में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जाता है, क्यों टाइम वेस्ट करना है इसमें। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों को समान अधिकार। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में, अच्छा यदि जैसे इंग्लिश में पढ़ना तो पोज करके देख लो यार। ठीक है, पोज करके देख सकते हैं यदि छूट गया है तो वो। स्त्रियों को समान अधिकार। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में स्त्रियों और पुरुषों को समान मानकर स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में, क्षेत्र लिखा हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र में बराबर अधिकार प्रदान करता है। प्लेटो का कहना है कि न्याय सिद्धांत तो ये कहता है कि स्त्री और पुरुषों में को समान माना जाना चाहिए और स्त्रियों को भी सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में बराबर अधिकार प्रदान करना चाहिए।
प्लेटो का विश्वास है कि स्त्रियां राजनीतिक और सैनिक कार्यों में भाग ले सकती हैं। इक्वल राइट्स टू वुमेन। प्लेटो इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस कंसीडर वुमेन एंड मैन टू बी इक्वल एंड गिव्स इक्वल राइट्स इन वुमेन इन द पब्लिक स्फीयर। पब्लिक सेक्टर में भी उनको एक इक्वल राइट देना चाहिए। प्लेटो बिलीव दैट द वुमेन कुड नॉट पार्टिसिपेट, और सॉरी माफ कीजिए, प्लेटो बिलीव दैट द वुमेन कुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री वर्क। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं। व्यक्तिवाद का विरोधी। अगला पॉइंट है क्या? व्यक्तिवाद का विरोधी। प्लेटो का मानना है कि समाज या राज्य से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। प्लेटो ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति समाज से अलग हो जाता है या राज्य से अलग हो जाता है, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। व्यक्ति और राज्य दोनों का लक्ष्य एक श्रेष्ठ जीवन का विकास करना है। देखिए, व्यक्ति का भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक श्रेष्ठ जीवन का विकास करना, कि वो एक अच्छा जीवन जिए। और राज्य का भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्टेट का भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? समाज का भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक श्रेष्ठ जीवन का विकास करना। राज्य के अंग के रूप में अपनी प्राकृतिक क्षमता, राज्य के अंग के रूप में अपनी प्राकृतिक क्षमता और प्रशिक्षण के आधार पर निर्धारित क्षेत्रों में अधिक से अधिक श्रेष्ठता प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन का समुचित विकास कर सकता नहीं है। ये बात समझ में देखिए। व्यक्ति, देखिए जो व्यक्ति है वो एक राज्य का अंग है, समाज का एक भाग है। देखिए यहाँ पर राज्य शब्द समाज के रूप में है। राज्य का मतलब है लोगों का एक समूह, और उस समूह का एक, उस ग्रुप का जो एक नाम है वो राज्य, और उस राज्य को लीड करने वाला कौन? एक विद्वान, एक फिलोसफर, एक विवेकी व्यक्ति, एक विवेकशील व्यक्ति। बात आई समझ? तो कहने का मतलब यह है कि जो मानव है वो राज्य का अंग है, और उस समाज का अंग रहकर ही अपनी प्राकृतिक क्षमता जो उसे ऑलरेडी उसके अंदर क्वालिटीज हैं, जो नेचुरल क्वालिटीज हैं, और कुछ तो नेचुरल क्वालिटीज है और कुछ प्रशिक्षण, यानी खुद से कुछ चीजें सीख कर, इन दोनों के आधार पर, कुछ तो नेचुरल क्वालिटीज बंदे में होती हैं पहले से, कुछ वो प्रशिक्षण यानी कुछ चीजों को सीख सकता है। इन दोनों के आधार पर, ठीक है, वो निर्धारित क्षेत्र में, जो भी उसका क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र में उसको काम दिया गया है, उसमें अधिक से अधिक श्रेष्ठता प्राप्त करके ही वो अपने जीवन का समुचित विकास कर सकता है। बात आ रही समझ में? ये कहा है किसने? प्लेटो ने। वर्ड थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन जब इनको डिकोड करोगे ना तो सब चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। ये कहना है। ओपोनेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यानी व्यक्तिवाद का विरोधी रहा है प्लेटो। प्लेटो बिलीव्स दैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी और स्टेट। किसी भी इंडिविजुअल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा यदि वो अपार्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। किससे? सोसाइटी से और स्टेट से। द गोल ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, किसी व्यक्ति का भी गोल और स्टेट, उस समाज, उस राज्य का भी गोल, इज टू डेवलप अ बेटर लाइफ। दोनों का ही गोल क्या है? कि एक बेटर लाइफ को डेवलप करना। अच्छा एक बात बताऊं मैं, वैसे ये हो सकता है आपके लिए इरिलेवेंट हो, लेकिन इंग्लिश में चीज़ें आसान होती हैं यदि इंग्लिश की आपको नॉलेज है। ठीक है, हिंदी के बारे में पता है क्या? एक मजे वाली बात यह है कि हम लोग, काफ़ी लोग, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए इसमें सब नहीं आते हैं, कि ऐसा हो जाता है। अब यदि मैं यहाँ की बात करूँ, दिल्ली एनसीआर एरिया की बात करूँ, पूरा हमारा गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर एरिया पूरा का पूरा, इसके आसपास जो छोड़ दिए वो सभी भी एजुकेशन लेवल में हो क्या रहा है ना, तो हिंदी ही, अब हिंदी मान लो, अब हिंदी मीडियम से है तो हिंदी पे अच्छी पकड़ हो पा रही है ना इंग्लिश पे अच्छी पकड़ हो पाती है। ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है बंदे की। ठीक है, तो मैं ये सबके लिए नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन पे हिंदी की बहुत अच्छी पकड़ है उनकी हिंदी पे, ठीक है, लेकिन एज कम्पेयर टू दोनों को आप कंपेरिजन करें, मैं अपना पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ, तो इंग्लिश में थोड़ा सा चीज़ें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं भाई, ये पर्सन टू पर्सन डेवलप करता है। अब ये देखो, पढ़ी क्या रहे हो? प्राकृतिक क्षमता। अब सबकी प्राकृतिक क्षमता अलग अलग होती है, नेचुरल क्वालिटी सबकी अलग अलग होती हैं, सबके लिए ये नहीं होता है। ठीक है, चलो खैर ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात होगी, हम पढ़ने पे आते हैं। प्लेटो बिलीव्स दैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी और स्टेट। द गोल ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड द स्टेट इज टू डेवलप अ बेटर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ हिज नेचुरल एबिलिटी के बेसिस पे एंड ट्रेनिंग। मैंने बताया ना यहाँ पर नेचुरल एबिलिटी और फिर ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। एज अ पार्ट ऑफ स्टेट ए पर्सन कैन मेक प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ हिज लाइफ ओनली बाय अटेनिंग मैक्सिमम एक्सीलेंस एंड द इन द प्रेस्क्राइब्ड फील्ड, यानी जो उसको फील्ड दिया गया है वो अपनी नेचुरल एबिलिटीज का यूज करके और अच्छी ट्रेनिंग का यूज करके एक प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकता है। आगे बढ़ जाएं। देखिए समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी वैसे तो कोई चीज़ें हैं नहीं। यदि आपको चीज़ें आ रही हैं समझ में, आपको केवल पढ़ना है, तो आप पॉज करिए, जिस चीज़ों को पढ़िए और आगे निकल जाइए या स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया पहले 1.25 या 1.5 कर सकते हैं आप लोग स्पीड को। ठीक है, अगली क्वालिटी क्या है? अगली क्वालिटी है दार्शनिक शासक। न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य की शासन की बागडोर एक विवेकी, एक बुद्धि वाला, विवेकी मतलब जो बुद्धि हो, एक निस्वार्थी जो स्वार्थी ना हो, और कर्तव्य परायण व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, जो कर्तव्य को सब कुछ मानता है, उस व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। यदि आपको न्याय चाहिए तो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में राज्य की बागडोर होनी चाहिए जो विवेकी हो, बुद्धिमान हो, निस्वार्थी हो, कोई स्वार्थ ना हो और कर्तव्य परायण हो।
प्लेटो ने ऐसे सद्गुणी व्यक्ति को दार्शनिक शासक का नाम दिया है। प्लेटो ने कहा कि जिनमें ये सारे गुण होते हैं, विवेकी होता है, निस्वार्थी होता है, कर्तव्यपरायण होता है, वो व्यक्ति एक दार्शनिक ही होता है। और प्लेटो का दार्शनिक शासक विवेक की साक्षात प्रतिमूर्ति होता है। और प्लेटो ने ये कहा है कि जो दार्शनिक शासक होगा ना कहीं का, यदि किसी स्टेट का शासक दार्शनिक होगा, फिलोसफर होगा, तो वो साक्षात विवेक की प्रतिमूर्ति होगा, विद्वान यानी बुद्धि की प्रतिमूर्ति होगा, वो साक्षात द एम्बोडिमेंट ऑफ द कंसाइंस, उसकी जो कंसाइंस होगी बहुत अच्छे लेवल की होगी, और वह कानून से ऊपर होगा, कानून से ऊपर होता है, और उसका प्रमुख करते हुए सैनिक एवं उत्पादक वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना होता है। फिलोसफिकल रूलर, प्लेटो का मानना था कि रूलर कैसा होना चाहिए, फिलोसफिकल होना चाहिए। फॉर द अटेनमेंट ऑफ जस्टिस द रेन्स ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट कहते हैं वो व्यक्ति जो दिमागदार हो, बुद्धिमान हो, ठीक है, सेल्फलेस हो, ड्यूटीफुल पर्सन हो, कर्तव्यपरायण हो। एंड प्लेटो हैज नेम्ड सच अ वर्चुअस पर्सन, और जिसमें इतने सारे वर्च्यू होते हैं, इतने सारे गुण होते हैं, उसको क्या कहा है प्लेटो ने, उसको कहा है एज अ फिलोसफिकल रूलर। उसको क्या कहा है, वही व्यक्ति होता है एक दार्शनिक रूलर होता है। प्लेटोज फिलोसफिकल रूलर इज द एम्बोडिमेंट ऑफ कंसाइंस, और प्लेटो के लिए जो फिलोसफिकल रूलर होगा ना, वो साक्षात बुद्धि की प्रतिमूर्ति होगा, वो साक्षात सबसे बुद्धिमान आदमी होगा। किसके लिए, प्लेटो के लिए। ही इज अबव द लॉ, और वो कानून से ऊपर होगा। इट इज मेन ड्यूटी इज टू इट्स मेन ड्यूटी इज टू एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर मिलिट्री एंड प्रोडक्टिव क्लास। देखो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है, देख रहे हो, पहले तो कहा था कि इंटरफियर नहीं करेंगे, और अभी कह रहा है कि उसका कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा किसके ऊपर, मिलिट्री और प्रोडक्टिव क्लास के ऊपर। देखो है ना कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर। चलो आगे बढ़ जाएं। देखो आदर्श राज्य का रक्षक, अगला पॉइंट है आदर्श राज्य का रक्षक। प्लेटो ने न्याय को ऐसा गुण माना है कि जो राज्य में तब भी निवास करता है जब विवेक, साहस और आत्मसंयम क्षीण हो जाते हैं। प्लेटो ने कहा कि न्याय एक ऐसा गुण होता है वो राज्य में, समाज में तब भी होता है जब विवेक, साहस और आत्मसंयम बिल्कुल बर्बाद हो जाए। प्लेटो का मानना है कि न्याय की अनुपस्थिति में समाज अक्षमता, अव्यवस्था, स्वार्थपरता और फूट और कलह जैसी व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। प्रोटेक्टर ऑफ द आइडियल स्टेट, ये कहना है प्लेटो का कि जो न्याय जो होता है ना, वो एक राज्य का रक्षक होता है, बहुत एक आइडियल स्टेट का प्रोटेक्टर होता है। प्लेटो हैज कंसीडर्ड जस्टिस एज सच अ क्वालिटी दैट रिसाइड्स इन द स्टेट व्हेन इवन व्हेन डिस्क्रिशन, ठीक है, डिस्क्रिशन, इवन व्हेन डिस्क्रिशन, मेरी बात ध्यान से समझना, कहने का मतलब जब डिस्क्रिशन, कोरेज और सेल्फ रेस्ट्रेन, आत्मसंयम, डिस्क्रिशन यानी आप इसको कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो प्रूडेंस कह सकते हो, प्रूडेंट कह सकते हो, इसका विजडम कह सकते हो। डिस्क्रिशन वर्ड यूज मत करेगा, विजडम यूज करेगा। व्हेन विजडम, कोरेज एंड सेल्फ रेस्ट्रेन आर वीकन्ड, ये भी कमजोर पड़ जाए ना, विजडम कमजोर पड़ जाए, कोरेज कमजोर पड़ जाए, सेल्फ रेस्ट्रेन, आत्मसंयम कमजोर पड़ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय जो है वो राज्य की रक्षा कर सकता है। प्लेटो बिलीव्स दैट द एब्सेंस ऑफ जस्टिस, यदि जस्टिस का एब्सेंस हो जाता है, न्याय नहीं होता है, तो सोसाइटी बिकम्स प्लॉग्ड, अक्षम हो जाती है। प्लॉग्ड विद डिसीज लाइक इनकॉम्पिटेंस, अक्षमता आ जाती है, डिसऑर्डर आ जाता है उस समाज में, सेल्फिशनेस आ जाती है, डिवीजन एंड डिस्कॉर्ड, ये सारी की सारी जो कलाएं हैं ये किसमें आ जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें घेर लेती हैं उस समाज को। अगला पॉइंट, अब ये तो पॉइंट हो गए, ये तो अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं सारे के सारे, ये पॉइंट तो हमने इनके सिद्धांत की विशेषताओं के ऊपर डिस्कस किए हैं, फीचर्स ऑफ प्लेटोस जस्टिस थ्योरी के ऊपर डिस्कस किए हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि देखो इसकी क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये था आपसे कि आपको क्या बताना है कि क्रिटिसाइज हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये तो हमने कर लिया, देखिए न्याय के सिद्धांत की विशेषता तो हमने कर ली है, अब आपको क्रिटिसाइज करना है उसकी थ्योरी को। तो चलो अब हम इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज कर लेते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं काफी डिटेल में आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से, आप नोट कर सकते हैं, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, अपने शब्दों में पढ़ लीजिएगा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना, अब इसके न्याय के सिद्धांत की आलोचना करते हैं, जितने ये फैक्ट है अब इनकी आलोचना जरा करते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस जस्टिस थ्योरी, देखो प्लेटो का जो न्याय है वो केवल नैतिक है, यानी बातें अच्छी अच्छी लगती हैं कि हाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, नैतिक मोरल बातें हैं, लेकिन ये कानूनी नहीं है, ठीक है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत किसी दंडकारी शक्ति के अभाव में केवल नैतिक बन के रह जाता है, क्योंकि कोई दंड का प्रावधान तो है नहीं, पनिशमेंट तो है नहीं, केवल और केवल नैतिक बातें हैं, ठीक है। तो ये केवल और केवल एक मोरल बातें बन के रह जाती हैं, जब तक किसी कर्तव्य के पीछे कानूनी शक्ति ना हो, कोई रूल ना हो, कानून ना हो। अच्छा एक बात बताओ, खुद सोचो, जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं, सबको पता है कि यार ट्रैफिक में हमें ना एक सीधी लाइन में चलना चाहिए, ये एक नैतिकता की बात होगी, हमने ऐसे कह दिया, मान लो प्रधानमंत्री साहब कहेंगे भाई सब जो है ना ट्रैफिक के रूल्स का पालन करें, ठीक है,
और बिना कानून के बस ऐसे ही कह दिया और उसमें कहीं रेड लाइट ना हो, कहीं ट्रैफिक पुलिस ना हो, कुछ भी ना हो, तो खुद बता क्या वो कभी लागू हो पाएगा? तो सेम वही प्लेटो की बात हो गई कि प्लेटो ने बातें तो बता दी लेकिन कोई कानून तो नहीं है, तो ये चीजें फॉलो कैसे होंगी? जब तक किसी कर्तव्य के पीछे कानूनी शक्ति न हो तो प्रभावी नहीं हो सकता। प्लेटो ने कानून की व्यवस्था न करके इसको निष्क्रिय बना दिया है। तो प्लेटोज जस्टिस इज ओनली मॉरल नॉट लीगल, ये लीगल नहीं है। प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस बिकम्स ओनली मॉरल इन एब्सेंस ऑफ एनी पनिशेटिव पावर, क्योंकि कोई दंडात्मक कार्रवाई तो होगी नहीं इसमें, अनलेस देयर इज अ लीगल पावर बिहाइंड एनी ड्यूटी। जब तक कोई एक लीगल पावर किसी कर्तव्य के पीछे नहीं होती है, इट कैन नॉट बी इफेक्टिव नहीं हो सकता। प्लेटो हैज मेड जस्टिस पैसिव, इन्होंने निष्क्रिय कर दिया, पैसिव कर दिया बाय नॉट ऑर्डरिंग द लॉ। ठीक है, कहने का मतलब कानून व्यवस्था ना बनाकर ये एक तरह से केवल एक निष्क्रिय बातें हैं, केवल एक नैतिक बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं केवल। दूसरी क्रिटिसिज्म, दूसरा पॉइंट है क्रिटिसिज्म का, कर्तव्यों पर अधिक जोर, एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज पर ज्यादा जोर दिया है प्लेटो ने। प्लेटो मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र लिखा है, थोड़ी टाइपिंग गलती हो गई थी। प्लेटो मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहने का सुझाव देते हैं। वह अधिकारों के कारण मनुष्य में होने वाली संघर्ष के समाधान की कोई व्यवस्था नहीं करते। कि देखो प्लेटो ने ये तो कहा है कि ये कर्तव्य होना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में सीमित रहना चाहिए, लेकिन वो मनुष्य में जो होने वाला संघर्ष है उसको लेकर उसके समाधान की कोई व्यवस्था नहीं करते। प्लेटो ने कर्तव्य पर अधिक बल देकर अधिकारों की पूर्ण उपेक्षा की। अधिकारों और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। व्यक्ति के अधिकार और व्यक्ति के कर्तव्य, ठीक है, व्यक्ति के राइट्स और व्यक्ति की ड्यूटियां, ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब कर्तव्यों को तो बता दिया इन्होंने, कर्तव्य को तो बता दिया प्लेटो ने कि ये करना चाहिए, मानव को ये करना चाहिए, लेकिन इन्होंने व्यक्ति के अधिकारों को नहीं बताया कि उसके अधिकार क्या क्या हैं, उसको हम क्या क्या देंगे, व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं, ये चीज नहीं बताई। तो एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज। प्लेटो सजेस्ट मैन to be confined to his field of work. He does not make any agreement for resolving the conflict between human beings due to rights. कि उनको जो अधिकार मिलेंगे उन अधिकारों को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की है। Plato has completely neglected rights by emphasizing the duties. इन्होंने केवल ड्यूटी कर्तव्यों को ही एम्फसाइज किया, उन्हीं पर जोर दिया है, राइट्स का कोई ध्यान नहीं दिया। राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन एंड दे गो हैंड इन हैंड, और वे साथ साथ चलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखिए नंबर 3, व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अवसर का अभाव। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व माफ कीजिए, फिर से स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे अपनी सारी योग्यताओं एवं क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलना आवश्यक होता है। अर्थात आत्मा के तीनों गुणों का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। भाई देखो, अब जरूरी नहीं है कि हर पर्सन में जो आत्मा के तीनों गुण होते हैं वो डेवलप्ड हो। ठीक है, तो व्यक्ति को संपूर्ण, यदि कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, मान लो उसमें केवल कोई एक ही क्वालिटी है, वो चाहता है कि मैं तीनों की तीनों क्वालिटी को डेवलप कर लूं। मैंने पीछे बताया ना, 3 क्वालिटी भी बताई थी आपको कि मान लीजिए किसी में एक ही क्वालिटी है कोई, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसमें केवल साहस है, वो चाहता है मैं अदर क्वालिटीज को भी डेवलप करूं। तो प्लेटो की जो बातें हैं उसमें पूर्ण विकास के अवसर का अभाव है उसमें, क्योंकि प्लेटो ने कहते हैं कि इसमें साहस है तो वो सैनिक हो जाएगा, लेकिन वो यदि अपनी अदर क्वालिटीज को डेवलप करना चाहता है, उसके बारे में प्लेटो ने कुछ भी नहीं कहा है। बात ही समझ, आत्मा के तीनों गुणों का विकास करने पर अवसर मिलना चाहिए उसको, उस व्यक्ति को आत्मा के उन तीनों गुणों का डेवलपमेंट करने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि प्लेटो व्यक्ति को केवल आत्मा के किसी एक गुण के आधार पर ही कार्य विशिष्टीकरण पर जोर देता है। प्लेटो ने क्या कहा था कि किसी में विवेक है, बुद्धि है तो वो फिलोसफर है, वो राज शासन करेगा। किसी में साहस है तो वो क्या करेगा, वो सैनिक हो जाएगा। किसी में शुदा है, विष ज्यादा है, इच्छाएं ज्यादा हैं, तो प्रोडक्शन का काम करेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आत्मा के तीनों गुण किसी एक व्यक्ति में इकट्ठे मिल जाएं। मान लो कोई व्यक्ति तो तीनों के तीनों गुण, फिर वो क्या करेगा, वो तीनों काम कर लेगा। तो इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी, किसने, प्लेटो ने। इसलिए प्लेटो द्वारा किसी एक गुण के आधार पर व्यक्ति का विकास अपूर्ण विकास है। सुनो मेरी बात, इसीलिए प्लेटो द्वारा एक गुण के आधार पर व्यक्ति का विकास अपूर्ण विकास है। प्लेटो क्या कहते हैं, यदि एक गुण है तो ठीक है, अब उसी का अनुसार उसको काम करने दो, लेकिन इससे मनुष्य का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यदि मानव का संपूर्ण विकास करना है तो उसको अवसर देना चाहिए कि यदि आप में साहस है तो आप बुद्धि को भी डेवलप कीजिए, ठीक है, और आप अपने अंदर इच्छाओं को भी डेवलप कीजिए। बात आई समझ में। लेकिन प्लेटो का जो सिद्धांत है उसमें ये बाकी चीज़ों का, जो बाकी क्वालिटीज उनको डेवलप करने का कोई अवसर ही नहीं है। इसमें समाज को भी व्यक्ति की संपूर्ण प्रतिभाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा समाज अविकसित समाज होता है। बात आई समझ में। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फुल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी फुल डेवलपमेंट का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो ये बता दिया कि एक ये क्वालिटी है तो वो उसको ये वाला फील्ड मिल जाएगा। यदि किसी में कोरेज की क्वालिटी है तो उसको मिलिट्री फील्ड मिल जाएगा, किसी में विश की क्वालिटी है तो उसको प्रोडक्शन का फील्ड मिल जाएगा। लेकिन कोई चाहता हो कि हम सारे फील्ड डेवलपमेंट करें, उसके बारे में प्लेटो
प्लेटो ने कुछ नहीं कहा है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन इट इज नेसेसरी टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ऑल हिज एबिलिटीज एंड ऑल हिज एबिलिटीज, 2 बार रिपीट हो चुका है, एंड एबिलिटीज दैट इज ही शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द 3 क्वालिटीज ऑफ द सोल। उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ही शुड गेट, ये 2 बार एबिलिटीज को छोड़ देना, दैट इज ही शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द 3 क्वालिटीज ऑफ द सोल। उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो तीनों की तीनों जो अपनी इसकी आत्मा की तीनों क्वालिटी हैं उनको वो डेवलप कर सके। बट प्लूटो इंसिस्ट्स on specializing the individual on the basis of only one quality of the soul। लेकिन प्लूटो ने तो हर व्यक्ति के केवल और केवल एक क्वालिटी के आधार पर उनको बांट दिया है। एंड द थ्री क्वालिटीज ऑफ द सोल कैन ऑल्सो बी फाउंड टुगेदर इन द सिंगल पर्सन। ऐसा भी हो सकता है एक ही पर्सन में तीनों की तीनों क्वालिटी मिल जाए, फिर उसको कौन सा क्षेत्र दिया जाएगा। देयरफॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ एनी वन क्वालिटी बाय प्लेटो इज इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। इससे जो है ना किसी भी इंडिविजुअल का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ड्यू टू दिस the society also cannot get the benefit of all the talents of the individual। किसी व्यक्ति के हर टैलेंट को ये सोसाइटी उससे बेनिफिट नहीं पा सकती। सच आ सोसाइटी इज़ एन अंडर डेवलप्ड सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी एक अंडर डेवलप्ड सोसाइटी होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसमें ये पता चला कि चलो यार इस व्यक्ति में शौर्य है, साहस है, बस वहीं से ये मान लिया कि चलो इसमें शौर्य है तो इसे इस लाइन में भेज दो। हो सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ छुपे हुए गुण हो, उन गुणों को विकसित करने का अवसर देना चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब बात ये है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो जी, अब यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट नहीं है पॉइंट, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। देखिए अगला पॉइंट है आधुनिक राज्यों में लागू नहीं हो सकता, नॉट एप्लीकेबल इन मॉडर्न स्टेट। ये जो प्लेटो का जो सिद्धांत है, जो अब वाले राज्य हैं, जो अब के स्टेट है, उनमें कभी अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए आधुनिक राज्यों में दृष्टिकोण के विचार से ये अव्यवहारिक है। दिस आइडिया इज इम्प्रैक्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द मॉडर्न स्टेट। क्यों है अव्यवहारिक, क्यों नहीं? ये जो सिद्धांत है प्लेटो का क्यों लागू नहीं हो सकता, रीजन सुनिए। देखिए आधुनिक जो राज्य है, जो आजकल के, जो मैं अब के टाइम की बात करूं तो राज्य में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। क्षेत्र, ये मेरे टाइपिंग में बार बार गलती हो गया है, ख्याल क्षेत्र समझिएगा। आधुनिक राज्यों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा है, अर्थव्यवस्था, शासन संचालन संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और प्लेटो के समय जब प्लेटो ने सिद्धांत दिए थे उस समय जनसंख्या, क्षेत्रफल, और ये फिर गलत लिखा हुआ है, क्षेत्रफल लिखना, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे छोटे राज्य होते थे उस समय, तो तब तो ये सिद्धांत लागू हो जाते थे। ठीक है, आप नैतिकता की बात कर सकते थे। अब जनता इतनी सारी है, नैतिकता की बातें सबको समझ में नहीं आती। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ ना, कुछ लोग तो एक दो ऐसे उल्टी सीधी बातें करके चले जाते हैं, तो सबको नैतिकता की बातें समझ में नहीं आती हैं। तो जनसंख्या को आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, लेकिन आज के युग में इस सिद्धांत की बात करना ही असंभव है। उस टाइम तो तीन वर्गों में बांट दिया कि ज्ञानी व्यक्ति, एक जिनमें बुद्धि, जिनमें साहस है, शौर्य है वो, और एक व्यक्ति जिनमें इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, विष बहुत ज्यादा है, शुदा बहुत ज्यादा है वो। लेकिन आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है चीजें। ठीक है, आज तो बहुत सारे टैलेंट लिए घूम रहे हैं लोग। ठीक, दिस आइडिया इज इम्प्रैक्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मॉडर्न स्टेट। इन मॉडर्न स्टेट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू पॉपुलेशन, एरिया, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस हैव बिकम कॉम्प्लेक्स, एंड इन द टाइम ऑफ प्लेटो देयर वर स्मॉल स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। पॉपुलेशन could be divided into 3 cases on the basis of the 3 elements of the soul, but in today's era, लेकिन आज के समय में इट इज़ इम्पॉसिबल टू टॉक अबाउट दिस प्रिंसिपल। ये जो सिद्धांत है इसकी बात करना ही बेकार है आज के टाइम में। तो प्लेटो का ये सिद्धांत आज काम नहीं करेगा। ठीक है, फटाफट से ये 3 पॉइंट और देख लीजिए, ये 3 पॉइंट और फटाफट देख लीजिए, ये 3 पॉइंट और हैं। आलोचना है ये उसके सिद्धांतों की, प्लेटो के सिद्धांतों की आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, श्रम विभाजन की प्रणाली का अभाव। श्रम विभाजन यानी जो उनका मेहनताना है, जो उनका श्रम है, उसकी विभाजन की प्रणाली का बहुत अभाव है। कहने का मतलब मेरा कि लैक ऑफ सिस्टम ऑफ अ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, एक्सपीरियंस इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस। एक्सपीरियंस को कोई महत्व नहीं दिया प्लेटो ने। एंड लैक ऑफ सिस्टम ऑफ राइट्स एंड पहले हिंदी में ले आता हूँ, हिंदी वालों को समझ लो पहले। देखो प्लेटो के अनुसार समाज के 3 वर्गों की स्थापना व्यक्तियों को आत्मा के गुणों के अनुरूप होनी चाहिए। प्लेटो ने क्या कहा था कि समाज के 3 वर्गों की जो स्थापना है वो व्यक्ति के आत्मा के गुणों के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन प्लेटो ने यह नहीं बताया कि इस बात का निर्णय कैसे होगा कि किसमें तो विवेक है, किसमें साहस है, और किसे उत्पादक वर्ग में रखा जाए या किसे शासक वर्ग में रखा जाए। प्लेटो की बातें ठीक थी, उसने बता दिया कि भाई ये 3 गुण होते हैं और इनके अकॉर्डिंग उनको जो है डिपार्टमेंट दे दो। ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इस बात का डिसीजन कौन करेगा, इस बात का निर्णय कौन लेगा कि किसमें बुद्धि ज्यादा है, किसमें साहस है, किसको प्रोडक्शन वर्ग में रखा जाए, उत्पादक वर्ग में रखा जाए, कि जिनमें इच्छाएं बहुत ज्यादा है, शुदा बहुत ज्यादा है, और किसको शासक वर्ग में रखा जाए, ये इस बात का डिसीजन कौन लेगा। प्लेटो का यह मानना कि हर व्यक्ति अपने आत्मा के गुणों से स्वयं को जानकर अपना वर्ग निश्चित करे अत्यंत भ्रामक और अव्यवहारिक। प्लेटो क्या कहते थे कि हर व्यक्ति अपने आत्मा का चिंतन करे, अपने मन से सोचे कि उसमें कौन सा गुण है,
और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले ले। अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति में बुद्धि है, लेकिन वो सोच रहा है नहीं मेरे में तो साहस बहुत ज़्यादा है, वो आत्मचिंतन ही नहीं कर पा रहा है और वो लेकर के बैठ गया सैनिक वर्ग को। क्या ये तरीका सही था कि व्यक्ति खुद डिसाइड कर ले कि उसमें कौन सा गुण है? तो ये तरीका तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। बात आई समझ में? तो ये श्रम विभाजन की प्रणाली का अभाव है। कहने का मतलब कि लोगों में क्या क्या क्वालिटी है, इसका विभाजन कैसे होगा, इसका डिसीजन कौन लेगा? प्लेटो के सिद्धांत में इस चीज में भी बहुत ज्यादा कमी दिखती है, अभाव दिखता है। अच्छा, प्लेटो ने अनुभव को कोई महत्व नहीं दिया, अगला पॉइंट है प्लेटो के सिद्धांत में अनुभव का कोई महत्व नहीं है। अब देखो प्लेटो ने क्या कहा, खुद जान लो कि आप में क्या क्वालिटी है और अपना वर्ग निश्चित कर लो। यानी एक्सपीरियंस बिल्कुल मायने नहीं रखता इसमें। प्लेटो के सिद्धांत में अनुभव यानी एक्सपीरियंस का कोई महत्व ही नहीं है। इसका परिणाम यह होगा कि प्लेटो नागरिक जीवन के एक महत्वपूर्ण पक्ष को सुलझा ही नहीं सके जिसके लिए वो इतने इच्छुक थे। भाई यदि प्लेटो ने ये कह दिया है कि अपना अपना वर्ग डिसाइड कर लो, अब यदि किसी को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है पहला कुछ भी, तो खुद आप सोच के देखिए कि यदि किसी को कोई अनुभव है नहीं और आपने उसको कोई वर्ग दे दिया तो क्या ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात नहीं। तो सिद्धांत तो ये भी एक आलोचनात्मक तथ्य हुआ कि अनुभव को कोई महत्व नहीं दिया प्लेटो ने। लास्ट पॉइंट है अधिकारों और दंड की व्यवस्था का अभाव। प्लेटो के सिद्धांत में अधिकारों की और दंड, अधिकार भी नहीं दिए प्लेटो, अधिकारों के बारे में प्लेटो ने बात नहीं की, मैं पहले बता चुका हूं। और दंड की व्यवस्था का भी पूर्णतः अभाव है। दंड की व्यवस्था का भी इसमें कोई भी हमें ऐसा प्रमाण नहीं दिखता है कि जहां पर प्लेटो ने दंड की बात की हो, अधिकारों की बात की हो। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं किया। देखो प्लेटो ने ये तो कहा कि कोई किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन किसी ने कर दिया तो ऐसे में किसी भी दंड का प्रावधान ही नहीं है। दंडात्मक शक्ति के अभाव में मानक स्वभाव अनुसार दूसरे के क्षेत्राधिकार को अवश्य चुनौती देता है। देखिए दंडात्मक शक्ति के अभाव में, यदि दंडात्मक शक्ति नहीं होगी, मतलब कोई कानून नहीं होगा, दंड नहीं मिलेगा, तो फिर तो मानव का स्वभाव होता है वो दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करेगा, टांग अड़ाएगा, सीधी सी बात है। बात ही समझ। देखिए जहाँ भी क्षेत्र आया तो उसमें यहाँ पर ये आ लग चुका है, आप लोग प्लीज़ गलत मत समझिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम था और बड़ी जल्दी में सारी चीज़ें मैनेज हुई हैं, तो इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। प्लेटो ने व्यक्ति के अधिकारों की कोई भी व्यवस्था नहीं की और ना ही प्लेटो ने व्यक्ति के अधिकारों, क्योंकि व्यक्ति को कोई अधिकार करता है वो तो बता दिए कि ये करो वो करो, टांग मत अड़ाओ दूसरे कार्य क्षेत्र में, लेकिन उनके अधिकार क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, इसके बारे में प्लेटो ने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो इस तरह से आपके हिंदी वालों की बात होती है खत्म। ये थोड़ा सा इंग्लिश वालों का बचेगा, मैं इनको और बता दूं। देखिए लैक ऑफ सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। According to Plato, the establishment of three classes of society should be according to the qualities of the soul to the individuals. But Plato did not say how to decide who has conscience. Plato ने ये नहीं बताया कि किस तरह डिसाइड होगा किसके पास तो conscience है, किसके पास कॉलेज है, किसके and who should be placed in the productive class, और productive class में कौन जाएगा, and who in ruling class, और रूल कौन करेगा, कुछ भी नहीं पता प्लेटो ने इनके बारे में। Plato believe that every person knowing the qualities of his soul himself, कि अपनी आत्मा से पूछ ले, अपने अनुसार देख ले अपने गुण क्या हैं और अपनी क्लास को डिटरमाइन कर ले, एंड डिटरमाइंस हिज क्लास, इज वेरी मिसलीडिंग एंड इम्प्रैक्टिकल। ये बात सारी की सारी बड़ी मिसलीडिंग है और इम्प्रैक्टिकल। अगला पॉइंट है एक्सपीरियंस इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस। एक्सपीरियंस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। एक्सपीरियंस इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस इन प्लेटोस थ्योरी। प्लेटो की थ्योरी में एक्सपीरियंस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। द रिजल्ट वॉज दैट प्लेटो कुड नॉट सोल्व एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिविलियन लाइफ फॉर विच ही वॉज सो कीन। ठीक है, यदि उसने एक्सपीरियंस को, अनुभव को कोई महत्व ही नहीं दिया है तो फिर किसी समाज का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? उसमें तो अनुभवहीन लोग आ जाएंगे वर्गों में, विभिन्न वर्गों में अनुभवहीन लोग आ गए तो किस तरह से डेवलपमेंट होगा? और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ सिस्टम ऑफ राइट्स एंड पनिशमेंट। प्लेटो हैज़ नॉट मेड एनी प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर इंटरफेरेंस बाय पर्सन इन द स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ अनदर इन द थ्योरी ऑफ जस्टिस। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के काम में, किसी दूसरे के स्फीयर में, किसी दूसरे के वर्किंग प्लेस में इंटरफियर करता है तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, कोई भी पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ पनिशेटिव पावर, और जब पनिशेटिव पावर, कोई दंडात्मक शक्ति का प्रावधान ही नहीं है, ह्यूमन नेचर मस्ट चैलेंज द जुरिडिक्शन ऑफ अदर्स। तो जो ह्यूमन का नेचर होता है वो ऐसा ही होता है भाई, वो तो देखो टांगे अड़ाएगा दूसरों के कामों में। प्लेटो ऑल्सो डिड नॉट मेक एनी अरेंजमेंट फॉर द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। और इसके अलावा प्लेटो ने व्यक्तियों के, इंडिविजुअल के राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं की है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी तक इतनी बातें हमने रखी हैं। 1 घंटे का ये वीडियो हो चुका है, मैंने इतने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है इसमें। ठीक है, और चलो फिर धन्यवाद आपका वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स से जुड़ने के लिए। कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, आप अपने उच्च विचार वहाँ प्रकट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स।